हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जो हम सीरीज चला रहे हैं 13 डेज 13 चैप्टर, उसमें आज हम आ चुके हैं हमारे 5th डे पे। और जो हम यूनिट कर रहे हैं वो हमारी जेनेटिक एंड एवोल्यूशन। इस चैप्टर से आपके 16 से 18 क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो ध्यान से पढ़ना। आज सेकंड चैप्टर करने वाले हैं हम इस यूनिट का, जो कि है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो हम लोग शुरू करते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से। जो पहला क्वेश्चन बनता है वो है हमारा डिफाइन सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी, कि सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी क्या रहता है। तो सिंपल वर्ड्स में, जब हम डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और जब हम आरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं, तो जो प्रोसेस से कन्वर्जन होता है उसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। यही होता है सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी, द कन्वर्जन ऑफ डीएनए इनटू आरएनए एंड आरएनए इनटू प्रोटीन। यही है सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी। और याद रखना कि अगर उसने पूछ लिया कि डिफाइन करो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में आपको याद रखना है द कन्वर्जन ऑफ आरएनए इनटू डीएनए इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। जब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन कि व्हाट इज स्टार्ट एंड स्टॉप कोडॉन, की स्टार्ट कोडॉन क्या होता है और स्टॉप कोडॉन क्या रहता है। सबसे पहले हम स्टार्ट कोडॉन को समझेंगे। जो स्टार्ट कोडॉन रहता है, ये सिग्नल्स द राइबोसोम वेयर टू बिगिन बिल्डिंग अ प्रोटीन, यानी कि एक प्रोटीन बनाने के लिए ये जो स्टार्ट कोडॉन है वो सिग्नल देता है राइबोसोम को कि भाई तू यहाँ से स्टार्ट कर प्रोटीन का सिंथेसिस। जैसे कि एयूजी हो गया, एयूजी जो है वो मिथ्योनाइन के लिए कोड करता है। फिर जो है हमारा सेकंड, वो है स्टॉप कोडॉन। जब हम स्टॉप कोडॉन की बात करते हैं, तो नाम से ही समझ में आ रहा है ये प्रोटीन की सिंथेसिस को रोक देगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्टॉप कोडॉन। अब स्टॉप कोडॉन में क्या क्या आता है, तो याद रखना यूएए, यूएजी और यूजीए, ये सब तीनों जो है स्टॉप कोडॉन है, और एयूजी जो है वो स्टार्ट कोडॉन है। ये आपको फिलअप्स में भी आ सकता है कि राइट एनी वन स्टॉप कोडॉन, तो एयूजी आपको लिख के आना है मिथ्योनाइन के लिए जो कोड करता है। फिर जो हमारा थर्ड क्वेश्चन बनता है वो है व्हाट इज न्यूक्लियोसोम, कि न्यूक्लियोसोम क्या है। तो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। ये 4 हिस्टोन से बना रहता है, H1A, H2A और H2A, H2B। ये 4 हिस्टोन का बना रहता है, इसको ऑक्टामर बोलते हैं। 4 आगे रहते हैं, 4 पीछे रहते हैं। तो आप इस डायग्राम को पहले तो याद रखना और इसको बना के भी आना है। पहले ये जो आपको दिख रहा है, इसको हम स्टोन ऑक्टामर बोलेंगे। फिर ये जो रेड थ्रेड दिख रहा है, इसको हम लोग डीएनए बोलेंगे। और एक जो ये बाहर दिख रहा है H1 स्टोन, H1 स्टोन हमेशा बाहर रहता है स्टोन ऑक्टामर के। ये भी हमारे पैकेजिंग में काम आता है। लेकिन तो न्यूक्लियोसोम क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसोम इज द फंडामेंटल पैकेजिंग यूनिट ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट। तो न्यूक्लियोसोम एक पैकेजिंग यूनिट को हम लोग बोलते हैं काय में, डीएनए ऑफ यूकैरियोट्स के। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियोसोम। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। जब हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वो आ जाता है व्हाट आर रिपीटेटिव डीएनए एंड सैटेलाइट डीएनए। मतलब सिंपल में आपको रिपीटेटिव डीएनए की डेफिनेशन लिखना है और सैटेलाइट डीएनए की डेफिनेशन लिखना है। अब रिपीटेटिव डीएनए, नाम से ही समझ में आ रहा है, एक ऐसा कोड जो खुद को बार बार रिपीट करेगा। consecutive sequence of DNA that repeat themselves and that are found throughout the genome। ये आपको एक डीएनए का दिख रहा है स्ट्रक्चर। तो इसमें आपको दिख रहा है GCT, टी यहाँ पे है, फिर CTG, फिर से यहाँ पे टी रिपीट हो गया, CTG, फिर से यहाँ पे टी रिपीट हो गया, TAC, फिर से टी रिपीट हो गया। जो थायमीन का कोड है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसी को हम रिपीटेटिव डीएनए बोलेंगे। अब जो सेकंड है हमारा सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए किसको बोलते हैं, ये तो पहला याद रखना है कि वेरी शॉर्ट सीक्वेंस में पाया जाता है, 5 से 100 बेस पेयर की यूनिट में पाया जाएगा। ये रिपीट करेगा थाउजेंड्स ऑफ टाइम, ऑफ्टन इन सेंटोमियर। जो एक सेंटोमियर रहता है, ये समझ लीजिए एक क्रोमोसोम है, तो ये यहाँ पे इसको हम लोग सेंटोमियर बोलते हैं। तो ये सेंटोमियर पे खुद को थाउजेंड्स ऑफ टाइम रिपीट करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। अब चलते हैं हमारे शॉर्ट आंसर्स पे। ये हम लोगों ने यहाँ तक क्या कर लिए हैं, वेरी शॉर्ट। अब शॉर्ट पे चलते हैं। तो जब हम शॉर्ट आंसर की बात करते हैं, तो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो ये है। और इसमें आपको 2-3 स्टार लगा लेने हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हर बार पूछता है वो। तो पहले स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए से पहले हम थोड़ी सी उसके कैरेक्टरिस्टिक जान लेंगे। तो ये हमेशा डबल हेलिक्स रहता है। अब डबल हेलिक्स मैं आपको समझाती हूँ। ये आपको एक हेलिक्स दिख रहा है और ये सेकेंड हेलिक्स है।
तो जब हम डबल हेलिक्स की बात करते हैं तो मैं आपको समझा रही थी, ये एक हेलिक्स हो गया और ये दूसरा हेलिक्स हो गया, इसी को हम लोग डबल हेलिक्स बोलेंगे। यार ऐसे याद रखो कि दो धागे उन दोनों को आपस में लपेट दिया, इसी को हम डबल हेलिक्स बोलेंगे। ये क्या रहता है, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड रहता है। अगर यहाँ पे जी है तो यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे जी होगा, तो एंटी पैरेलल यानी कि एक दूसरे के अपोजिट हैं। उसके बाद जो आ जाएगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये जुड़े हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं। अब जी हमें पता है कि ग्वानिन के लिए कोड करता है, सी हमें पता है कि साइटोसिन के लिए कोड करता है, टी थायमिन के लिए, ए एडेनाइन के लिए। ये सब क्या है, ये हमारे नाइट्रोजनस बेसिस है, प्यूरिन और पिमिडीन। तो ये हो गया हमारा। अब ये जो है टी और ए, इसी को हम लोग बेस पेयर बोलते हैं। और याद रखना कि बैकबोन ऑफ डीएनए जो रहता है वो शुगर फॉस्फेट का बना रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैकबोन ऑफ डीएनए किसका बना रहता है, शुगर फॉस्फेट का। तो आई होप ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। जैसे मैंने लेबलिंग की है वैसे ही आपको भी लेबलिंग करके आना है। तो ये पहले तो डबल स्टैंड बना लेना, और कलर्स तो यूज करना नहीं है पेपर में, बट फिर भी जितना हो सके उतना क्लीन डायग्राम बना के आना है। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। जो सेकंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तो आने ही वाला है। अगर ये नहीं आएगा तो आपको सिंपल वर्ड्स में पूछ लेगा कि डीएनए का फुल फॉर्म लिखो, आरएनए का फुल फॉर्म लिखो। तो पहले हम डीएनए और आरएनए में डिफरेंस जानते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म लिख देंगे पहले तो कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। जो सेकंड डिफरेंस है वो है डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर, विच मीन जब पेरेंट्स से प्रोजनी यानी कि ऑफस्प्रिंग में जेनेटिक कैरेक्टर्स चाहते हैं, जो जीन्स चाहते हैं, उसके लिए डीएनए रिस्पॉन्सिबल रहता है। और आरएनए जो है वो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। जब हम थर्ड की बात करते हैं तो जो डीएनए रहता है वो डबल स्टैंडर्ड रहता है। मैंने आपको बताया था अभी वाले क्वेश्चन में कि ये जो है एक स्टैंड ये है और एक स्टैंड ये है, तो डबल स्टैंडर्ड हो गया। जो आरएनए है वो हमारा सिंगल स्टैंडर्ड रहेगा। जो फोर्थ है, इसमें जो नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है वो थाइमिन पाया जाता है, वेयर एज आरएनए में है थाइमिन एब्सेंट रहता है, थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाएगा। और जो फिफ्थ है वो है प्राइमर इज रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, है मतलब डीएनए रेप्लिकेट, जो डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए प्राइमर की जरूरत पड़ती है, वेयर एज आरएनए में कोई भी प्राइमर रिक्वायर्ड नहीं रहता है। तो ये हो गया है हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम चलेंगे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। और अब हम थर्ड चैप्टर समझेंगे, हम सॉरी थर्ड क्वेश्चन समझेंगे। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब करो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो पहले बता देंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन है डिस्क्राइब करो, तो याद रखना पहले उसकी लॉन्चिंग डेट याद रखना है, कब तक वो चला था, किसने उसको लॉन्च किया था, किस कहाँ से लॉन्च हुआ था, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। जब हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था जो कि यूएसए से, मतलब यूएसए ने शुरू किया था। ये 1990 में शुरू हुआ था और 2006 में इसको खत्म होना था, यानी कि टोटल 13 साल का ये प्रोजेक्ट था। बट जो क्रोमोसोम ए रहता है उसको हम लोगों ने पूरी तरीके से समझ नहीं पाए थे, इसीलिए ये 2006 तक चला था। फिर ये क्या हुआ था, टू मैप ऑल द जीन्स एंड डीएनए बेसिस इन ह्यूमन जीनोम, यानी कि हमें जीन्स के बारे में पता लगाना था कितने पाए जाते हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक लिख के आना है, जैसे कि आइडेंटिफाई ऑल द अप्रोक्स 20,000 से 25,000 जीन्स। इसमें हम लोगों ने जितने भी जीन्स पाए जाते हैं 20 से 25,000, उन सब के बारे में पता करना था, आइडेंटिफाई करना था उन्हें। फिर जो सेकंड था इसका गोल वो था डिटरमाइन 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर। जो बेस पेयर रहते हैं वो 3 बिलियन से ज्यादा बेस पेयर इसमें हमें पता करना था, स्टोर करना था इंफॉर्मेशन डाटाबेस में, और इम्प्रूव करना था टूल्स फॉर एनालिसिस। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है वो जेनेटिक कोड क्या है और उसके फीचर क्या है ये बताओ। तो जेनेटिक कोड किसको बोलते हैं, अ बायोलॉजिकल डिक्शनरी ट्रांसलेटिंग द लैंग्वेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड डीएनए एमआरएनए इनटू द लैंग्वेज ऑफ प्रोटीन। यानी कि ये एक ऐसा ट्रांसलेटिंग ऐप है, वो जो न्यूक्लिक एसिड की जो लैंग्वेज रहती है उसको प्रोटीन की लैंग्वेज यानी कि अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इसी को हम लोग जेनेटिक कोड बोलते हैं। अब जेनेटिक कोड के जो फीचर्स है वो क्या क्या है, पहला तो ये ट्रिपलेट के फॉर्म में पाए जाएगा, यानी कि तीन तीन पाए जाएंगे, जैसे कि AUG हो गया, GCC हो गया, तो तीन तीन के फॉर्मेट में पाए जाएंगे। ये नॉन एम्बिगुअस रहता है,
मतलब वन कोडोन ऑलवेज कोड फॉर सेम और सिंगल अमाइनो एसिड। जो एक कोडोन रहेगा वो हमेशा सेम अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा। ऐसा नहीं है कि एक कोडोन है तो वेरियस अमाइनो एसिड के लिए कोड कर पाएगा। जैसे कि एयूजी है, एयूजी मिथ्योनाइन के लिए कोड करता है, तो वो यूयूसी या यूजीए के लिए कोड नहीं करेगा। जो हमारा थर्ड है वो है डीजेनरेट इन नेचर रहता है कि मोस्ट अमाइनो एसिड आर कोडेड मोर देन वन कोडोन। अब जो एक से ज्यादा कोडोन के लिए कोड करेंगे तो वो डीजेनरेट हो जाएंगे, यानी कि डीनेचर हो जाएंगे। उसके बाद ये नॉन ओवरलैपिंग रहते हैं कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं रहते। फिफ्थ जो हो जाएगा ये कॉमालेस होते हैं, जैसे कि हम लिखेंगे ए यू यू या ए यू जी, तो इन तीनों के बीच में आपको कोई भी कॉमा नहीं दिख रहा है तो ये कॉमालेस रहेंगे। और ये यूनिवर्सल रहते हैं, यानी कि जो एनिमल्स के लिए प्लांट्स के लिए है वो यूनिवर्सल है। चाहे इंडिया के एनिमल के लिए बात कर लो या अफ्रीका के एनिमल्स के लिए बात कर लो, इनमें जो जेनेटिक कोड रहेंगे वो सेम ही रहेंगे। अब हम चलते हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन पे आ गए हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चन उसका पहला क्वेश्चन बनता है वो है डिस्क्राइब करो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ टेक्निक यूज्ड टू आइडेंटिफाई द वेरिएशन इन डीएनए मेकअप ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि ये एक इंडिविजुअल के डीएनए में क्या क्या वेरिएशन है, क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है, उन सबको पता करते हैं हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू। ये 99% जो डीएनए रहता है हमारे सारे ह्यूमंस में वो सेम रहता है। जो डिफर करता है वो 0.01% पे रहता है। अब डिस्कवरी किसने की थी? सर एलेक्स जेफरिन डिस्कवरी की थी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। कब की थी? 1984 में। ये आपका ऑब्जेक्टिव में बन सकता है तो याद रखना है आपको। फिर आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल कि ये किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। तो ये हमारा आरएनए पॉलीमॉर्फिज्म, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर वर्क करता है। अब इसके स्टेप्स क्या क्या है तो देखो, पहले तो हम लोग एक इंडिविजुअल से डीएनए निकालेंगे, उसको हमने बोल दिया एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन ये ब्लड है, इसमें से हमने डीएनए निकाल दिया। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हमें पता है मॉलिक्यूलर सीजर्स बोलते हैं। इसमें से ये जो येलो येलो बैंड है, यानी कि जो हमारा डिजायर डीएनए है, उसको हम लोग काट लेंगे। काट लिया, ये हमें फ्रेगमेंट मिल गए डीएनए के। अब जो फ्रेगमेंट मिले हैं उसको हम लोग एक मशीन रहती है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोपोरेसिस, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के मदद से हम लोग डीएनए के बैंड को मतलब अलग अलग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द साइज। जैसे कि ये दिख रहा है आपको, ये लार्ज मॉलिक्यूल है, ये स्मॉल मॉलिक्यूल है। इसको यहाँ पे ये डुएल्स बोलते हैं, इसमें डाला या वेल्स भी बोलते हैं। इसमें डाला, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी रन करेंगे तो जो बड़े मॉलिक्यूल रहेगा डीएनए का वो पीछे रह जाएगा और जो छोटा रहेगा वो आगे भाग के चला जाएगा। तो यही से इसको हम लोग इलेक्ट्रोपोरेसिस बोलेंगे। फिर जो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा ट्रांसफर। अब इसको उठा के ट्रांसफर कर देंगे मेम्ब्रेन पे, और फिर क्या करेंगे, जो यूवी रेस के थ्रू एक मशीन के अंदर हम इसे डालेंगे, और फिर जो हम उस पे यूवी रेस डालेंगे तो हमें ऑरेंज बैंड विजिबल होंगे, मतलब कि वो हमारे डीएनए के फ्रेगमेंट हो गए। तो ये हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर ली। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते क्यों है? तो पहला, ये फॉरेंसिक साइंस में काम आता है। दूसरा, कि पैटर्निटी डिस्प्यूट करता है। जैसे कि आप समझ लो टीवी सीरियल्स में देखते होंगे कि ऑब्जेक्टिव लगाते ये हमारा बच्चा नहीं है, आप इसका जो है वो ब्लड टेस्ट करवा लो, डीएनए टेस्ट करवा लो, तो बस उसी के लिए भी यूज़ होता है। फिर जो है थर्ड, वो इवोल्यूशनरी ब्रिज, मतलब इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में भी हम इसका यूज़ करते हैं कि हमारा डीएनए कितना परसेंट चिंपैंजी से मिला या कितना परसेंट एप्स में पे मिला है। ये सब हम लोग इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में करते हैं। जो फोर्थ है वो हमारा मेडिकल डायग्नोसिस। अगर किसी को ब्लड से रिलेटेड बीमारी रहती है तो हम लोग क्या करते हैं, मेडिकल डायग्नोसिस करके पता लगा लेते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था डिस्क्राइब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे। तो अब हम आ गए हमारे लॉन्ग के सेकंड क्वेश्चन पे कि एक्सप्लेन लैक ऑपरॉन विद डायग्राम, यानी कि लैक ऑपरॉन को समझाना है डायग्राम से। तो आप सिंपल वर्ड में याद रखो, जो लैक ऑपरॉन रहता है वो पावर सेवर की तरह काम करता है ट्रांसलेशन में, कि ये ऑन और ऑफ करेगा ट्रांसक्रिप्शन को। जैसे कि ये एक स्ट्रक्चर है, ये आपको याद रखना है, ये इसी को हम लोग लैक ऑपरॉन बोलते हैं। अब इसको याद करने की ट्रिक जो है वो है पी पो जया, PIP पो जया, इस तरीके से आपको याद रखना है। अगर इंड्यूसर नहीं हुआ, ये रिप्रेसर नहीं हुआ, तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, लेकिन अगर रिप्रेसर होगा इंड्यूसर की प्रेजेंस में, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। अब Z किसके लिए कोड करता है? Z करता है बीटा गैलेक्टोसाइड के लिए। Y किसके लिए कोड करता है? प्राइमेज के लिए। A किसके लिए? ट्रांस एसिटाइलेज के लिए। ये आपको याद रखना है बस, कि Z किसके लिए कोड करता है, Y किसके लिए और A किसके लिए कोड करता है। तो ये हो गया हमारा लैक ऑपरॉन। अब जो हमारा
लास्ट और थर्ड क्वेश्चन है, वो है एक्सप्लेन करो हर्शे और चेस के एक्सपेरिमेंट को, कि हर्शे और चेस ने एक्सपेरिमेंट क्या किया था और किसके लिए किया था। तो हमें पता है हर्शे और चेस ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रूफ करने के लिए किया था। साइंटिस्ट याद रखना, अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस ने किया था। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू डिटरमाइन वेदर डीएनए और प्रोटीन इज अ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए